Friends, in this lectures we will study about साइबर लॉ या आईटी लॉ इन इंडिया। साइबर लॉ जो इंडिया में है ये आईटी एक्ट के अंडर में आता है, जिसमें क्या है कि ये बेसिकली जो भी लॉ बनाए गए हैं स्पेशली साइबर के लिए बनाए गए हैं कि साइबर पे जो भी सॉफ्टवेयर है या इन्फॉर्मेशन है या कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है या कोई भी ई कॉमर्स है, तो इनकी जो भी सॉफ्टवेयर्स हो गए उनका सर्कुलेशन हो गया या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो किस में उनका सुपरवाइजेज हो, निरीक्षण हो या फिर उसको लीगली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मतलब बेसिकली ये क्या बताता है कि चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हो या कोई इन्फॉर्मेशन ई कॉमर्स से रिलेटेड टास्क हो, उनको सही से सिक्योर किया जा सके, ये इसमें आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ द की एलिमेंट ऑफ आईटी लॉ। मतलब इसमें क्या है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आईपीआर का कंसेप्ट की एलिमेंट है, मतलब जैसे कह सकते हैं इस लॉ का हार्ट है। इट कवर्स ऑल ट्रांजेक्शन ओवर इंटरनेट्स, जो भी इंटरनेट पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इनको कवर करता है। इट कीप्स आई ऑन ऑल एक्टिविटीज़ ऑन इंटरनेट्स, कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है सब पे ये इसका एक तरह से कह सकते हैं आई रखने का मतलब क्या हो गया कि ये मॉनिटर करते रहते हैं हमेशा। इट टच एवरी एक्शन एंड एवरी रिएक्शन एंड साइबर स्पेस। इंटरनेट पर कोई भी एक्टिविटी हो, हम पहले भी बता चुके हैं, या कोई भी रिएक्शन हो रही हो, सब पे ये फोकस करता है। मतलब किसी भी ग्रुप पे या किसी भी साइट पर हैं आप, वहाँ पे कुछ भी कमेंट कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पे एक्टिविटी या कह सकते हैं मॉनिटरिंग आपकी हो रही होती है। कुछ एरिया की बात करते हैं, कौन कौन सी एरिया हैं जिनमें साइबर लॉ अप्लाई होता है। तो सबसे पहला आता है फ्रॉड का। तो फ्रॉड में क्या आता है कि जैसे कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जैसे कि किसी का जो सिक्योरिटी आइडेंटिटी थेफ्ट है, आइडेंटिटी में क्या हो गया कि किसी यूज़र का आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, लॉगिन आईडी में आ गया, ईमेल एड्रेस हो गया, इसको कोई चुराए ना, थेफ्ट मीन्स चुराए ना, उसको बचाता है साइबर लॉ हमारा। और दूसरा क्रेडिट कार्ड के थेफ्ट से भी बचाता है एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स से भी बचाता है जो ऑनलाइन होते हैं। और यदि कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसे हम क्रिमिनल चार्ज के अंदर आता है, उसे अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है कि जो भी कॉपीराइट प्रोडक्ट हैं उनको कोई कॉपी ना करे, ना ही कोई उन्हें यूज करे इलीगली, ना ही उसका कोई क्लोन बनाए, उस सब से ये प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट। नेक्स्ट होता है डिफेमेशन। डिफेमेशन में ये क्या करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसके अगेंस्ट कोई कुछ ना तो कोई कमेंट करे इलीगल कमेंट्स, ना ही कुछ ऐसा फेक पब्लिक स्टेटमेंट बोले जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो रेप्यूटेशन को नुकसान हो या हार्म पहुँचे। यदि कोई ऐसा करता है तो इंस्टीट्यूट के पास राइट होता है कि इस लॉ के तहत, साइबर लॉ के अंतर्गत कह सकते हैं, वो उस पर एक्शन ले सकता है। फ्रॉड हो गया, कॉपीराइट हो गया, डिफेमेशन हो गया। नेक्स्ट होता है हरासमेंट एंड स्टॉकिंग। हरासमेंट स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है उत्पीड़न, एंड स्टॉकिंग मीन्स पीछा करना। मतलब क्या है, हरासमेंट का मतलब क्या होगा कि किसी को आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं या कुछ इलीगल कमेंट कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के अगेंस्ट या किसी पर्सन पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अगेन, तो उसे हम हरासमेंट के अंतर्गत लिया जाएगा और वो एक तरह का फ्रॉड माना जाएगा। एक तरह से आपके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है, लीगली एक्शन। स्टॉकिंग का मतलब हो गया कि कोई समवन नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग टू यू एंड यू सेंडिंग अ मैसेज अगेन, उसे हम स्टॉकिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल यूजर्स है और आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा ईमेल आते रहते हैं, तो आप इस केस के अंतर्गत उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, या उसमें रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। जब भी हमारे पास ईमेल आते हैं तो उसमें रिपोर्ट के ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शन में आप इस पर एक तरह से उसके खिलाफ कह सकते हैं लीगली एक्शन ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्टॉकिंग या पीछा करना। नेक्स्ट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो आईटी लॉ होता है ये बेसिकली डिफेमेशन लॉ ये कहता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं रख सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहता है कि आपके पास एक कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कह सकते हैं या लिमिटेड कुछ वर्ड हैं जो आप अपने आप को फ्री एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे और गवर्नमेंट पे। उसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच।
जैसे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया कि जैसे एग्जांपल लेते हैं ध्रुव राठी का, तो ध्रुव राठी जो ये यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब भी गवर्नमेंट की कोई भी कुछ बजट आता है, कुछ भी आता है, तो उसके खिलाफ वो कुछ नए तरह तरह के आर्टिकल्स लेके आते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब गवर्नमेंट उन पे एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे प्रूफ होते हैं। ऐसे ही मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी यदि कोई आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ बोलते हैं तो आपके पास उसके लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बहुत सारे मतलब एक ही एग्जांपल नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब हो गया कि जैसे गूगल ने अपना जो सर्च करने की जो एल्गो है वो वाली काफ़ी फास्ट होती है, उसको बनाने के लिए कई सालों लग गए हैं बनाने के लिए। यदि कोई उसे ऐसा कॉपी करता है या कोई उसको इलीगली यूज करता है तो गूगल के पास अधिकार है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ आप लोग जानते हैं, इसमें क्या रहता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी साइट की, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी साइट पे विजिट करते हैं, लॉगिन करते हैं कुछ भी, तो उस पर एक ऑप्शन आता है कि यू आर एक्सेप्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन, उसे हम प्राइवेसी एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। तो उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो सारी कंडीशन या टर्म्स होती हैं वो उन्हें एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, या कह सकते हैं कि आप जो आईटी लॉ है, साइबर लॉ के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट कर चुके होते हैं उस वेबसाइट पे। यदि कुछ भी आप गलत करते हैं, कुछ भी ऐसा एक्शन होता है तो आपके खिलाफ वो साइट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्शन ले सकता है। तो हमेशा एडवाइस ये है कि जब भी वो टर्म्स एंड कंडीशन पे आप क्लिक करें उनको एक बार पढ़ जरूर लें। काफ़ी एक्चुअली वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं, 10-12 पेज में होती हैं ताकि यूजर्स उस पर फोकस ना करें, लेकिन फिर भी आप उसको एक ओवरव्यू जरूर देख लें यदि कोई भी नए ऑर्गेनाइजेशन या नई साइट पे विजिट कर रहे हैं, ताकि इसमें ये रखे कि एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। एडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें जो मेन एबिलिटी दी गई है वो डिजिटल सिग्नेचर को दी गई, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी के लिए यूज किया जाता है और ई गवर्नेंस को ये फोकस करता है, सपोर्ट करता है और इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बिकम सक्सेसफुल। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इससे सक्सेसफुल होने की ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो साइबर लॉ या आईटी लॉ इंडिया में हमने पढ़ा कि ये ऐसा लॉ होता है जो सुपरवाइज करता है डिजिटल सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ई कॉमर्स का, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उनका डिजिटल सर्कुलेशन हो, सॉफ्टवेयर हो उनका भी, और ई कॉमर्स का। कितने एरिया में अप्लाई किया जाता है? फ्रॉडिंग के एरिया में, इसमें कॉपीराइट में, डिफेमेशन में और हरासमेंट में एंड स्टॉकिंग में। और नेक्स्ट पढ़ा हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट पढ़ा हमने ट्रेड सीक्रेट के एरिया में या कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट एरिया में कह सकते हैं। एडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स को ज़्यादा इसमें लीगली वैलिडिटी है, ई गवर्नेंस इससे ज़्यादा बूस्ट होती है। नेक्स्ट होता है ई ट्रांजैक्शन को ज़्यादा एक तरह से सिक्योरिटी मिल गई है इसके आने से।